द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट्स वेयर दे कम टू फ्लावर। देखो, जुवेनाइल फेज़ या फिर वेजिटेटिव फेज़ जिसको बोलते हैं, उसकी जो बिगनिंग होती है, मतलब वो जब ख़त्म होता है और जब रिप्रोडक्टिव फेज़ बिगिन होता है, उस चीज़ का पता चल जाता है हायर प्लांट्स में जब उनमें फ्लावरिंग होती है। जब प्लांट फ्लावर करने लग जाता है, हायर प्लांट, जब उसका मतलब क्या हुआ कि उसने रिप्रोडक्शन कर लिया है, वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर हो चुका है और जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड या फिर राइस, वीट या फिर कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर? इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? देखिए, यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन्हें समझना कुछ ज़रूरी है। देखिए, प्लांट्स दो तरह के होते हैं। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि वो फ्लावरिंग कैसे करते हैं, क्या उनका टाइमिंग होता है फ्लावरिंग करने का। जैसे एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं और पेरिनियल प्लांट्स, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एनुअल प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर उनकी जो लाइफ साइकिल है वो केवल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। 1 साल में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ओके कंप्लीट। उसके बाद में बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो उनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन्स में कंप्लीट होती है। इनकी 1 सीज़न में कंप्लीट हो जाती है, इनकी 2 सीज़न में कंप्लीट होती है। 1 सीज़न तो पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है और जो दूसरा सीज़न है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको याद रखने यहीं दिए हुए हैं। मैरीगोल्ड, वीट, राइस आर एनुअल प्लांट्स एंड बाइनियल प्लांट्स आर कोकोनट एंड मैंगो एंड कोकोनट आर बाइनियल प्लांट्स, MC बाइनियल प्लांट। एंड ये मैंगो, वीट, राइस, जैसे वीट है, राइस है, ये 1 सीज़न में ग्रो करते हैं, फिर उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, तो ये एनुअल हैं, ओके। और पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है और जो काफ़ी लंबे समय के बाद मतलब फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही गैप के बाद, ठीक है, बहुत मोर देन 2 सीज़न जिनमें लगते हैं, ओके। ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर, हाँ एक चीज़, एक ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो होता है, जैसे मतलब अगर कोई प्लांट ऐसे है जो बार बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है, एक बार फ्लावरिंग हुई फिर दूसरी बार फ्लावरिंग, उनके बीच का जो स्पेस होता है, जो पीरियड होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम वेजिटेटिव फेज़ में इंक्लूड करेंगे या फिर उसको रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंक्लूड करेंगे, मैच्योर फेज़ में मतलब? तो इसका आंसर होगा कि उसको हम मैच्योर फेज़ में इंक्लूड करेंगे, ना कि जुवेनाइल फेज़ में। किस में? हम उसको मैच्योर फेज़ में इंक्लूड करेंगे, ना कि जुवेनाइल फेज़ में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक उसकी क्या हो चुकी होती है, उस टाइम तक उसकी मैच्योरिटी तो हो चुकी होती है, लेकिन वो फ्लावरिंग जो कर रहा है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में कर रहा है। वो जो टाइम पीरियड है वो मैच्योर फेज़ का ही पार्ट होता है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा इज सीजनल? क्योंकि सीजनल होते हैं, 2 टाइप के प्लांट होते हैं, तो सीजनल हो गया और एक थ्रू आउट द ईयर जो करते हैं। सीजनल जैसे कि एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर, आम है गर्मियों में आता है, मतलब ये पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही ये क्या करते हैं, ये फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग होती है। एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा सीजनल। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? क्या ऐसे प्लांट्स भी हैं? एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? बिल्कुल हैं ऐसे प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप शोज क्लियर कट डिविजन between vegetative, reproductive and senescent phases, but in perennial plant it is very difficult to clearly define these phases। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 लाइनें हैं। इनका मतलब क्या है कि जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स हैं, इनके अंदर वेजिटेटिव फेज़ और सेनेसेंट फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़ का हमें क्लियर कट पता चल जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जैसे वीट है, तो वीट के अंदर हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये इसकी जुवेनाइल फेज़ है, वेजिटेटिव फेज़, उसके बाद में ये रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये सेनेसेंट हो गया, फिर क्या हो गया कि जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अपने आप ही कुछ टाइम बाद। तो ये मतलब एक सीज़न एनुअल है, एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं ये लाइफ में, ठीक है। और ये जो बाइनियल वाले होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि वेजिटेटिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है, सेनेसेंट फेज़ है, ठीक है। लेकिन जैसे ऐसे प्लांट्स हैं पेरिनियल टाइप के, जैसे बम्बू है,
या फिर स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, या फिर कई जैसे बैम्बू है तो इसकी तो लाइफ ही 300 से 500 साल तक होती है। तो इतने टाइम तक इनको ऑब्जर्व करने के लिए ज़िंदा कौन रहेगा? इंसान की लाइफ स्पैन इस बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कर लो तो भी 100 साल है, तो फिर इतना उनको ऑब्ज़र्व कौन करेगा? तो इसलिए उनके अंदर हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इनके अंदर हम क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते पेरिनियल प्लांट्स के अंदर तीनों फेजेस को। एनुअल बाइनियल में हमें पता चल जाता है, हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं। ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, कुछ प्लांट्स में बड़ा अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना होता है। क्या? सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, केवल एक बार, वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 से 100 साल। बैम्बू की जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो केवल एक अपनी पूरे लाइफ स्पेन के अंदर केवल एक ही बार फ्लावरिंग करती हैं, और वो कितने साल बाद? 50 से लेके 100 साल बाद, कितना भी हो सकता है, 60 साल 70 साल, 50 से लेके 100 साल बाद जनरली केवल एक बार फ्लावरिंग करती हैं वो। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, और एक ही बार फ्लावरिंग करके वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद में ख़त्म, बस ये पूरा लाइफ हो गया उसका। अनदर प्लांट स्ट्रॉम्बिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरानजी भी बोलते हैं, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। जैसे लास्ट बार इसने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग की थी, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी का डेटा ही पुराना है, तो सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें लास्ट बार फ्लावरिंग की थी। और इसकी वजह से कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर इसके जो ब्लू फ्लावर्स हैं वो फैल गए थे, और ये चीज़ें टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। In animals, the juvenile phase is followed by morphological physiological changes prior to active reproduction behavior. Animals के अंदर juvenile phase में क्या होता है कि morphological और physiological कुछ changes होते हैं reproductive एज से पहले, जो कि वेरिएबल ड्यूरेशन के होते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज़ जो होती है वो क्या होती है? वेरिएबल ड्यूरेशन की होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी? प्यूबर्टी का आना, ये यहाँ पर ये जो लाइन बताई गई थी, प्रियर टू रिप्रोडक्शन कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये क्या है? ये प्यूबर्टी आने पर मोस्टेक आना, जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलप होना, इरेक्शन होना पेनिस का, जैसे एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले ऑफ कोर्स होती हैं। Among animals, for example birds, do they lay egg all through the year, or is it a seasonal phenomena? What about other animals like frogs and lizards? You will notice that birds living in nature lay egg only seasonally. देखो क्या होता है कि जो birds होती हैं जो नेचर में रहती है वो सीजनल ही रिप्रोडक्शन करती हैं, सीजनली ही वो एग्स देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पर तो थ्रू आउट द ईयर वो जो हैंस हैं वो थ्रू आउट द ईयर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो वो दैट इज़ नॉट नेचुरल। उनको ये चीज़ें इंड्यूस कराई जाती हैं, ये इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये क्या किया जाता है, इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक्चुअली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इनसे मतलब इनको जो भी चीज़ें दी जाती हैं और फिर उसके बाद में एग्स ये थ्रू आउट पूरे साल प्रोड्यूस करती हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. The females of the placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of the ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनकी जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो ओवेरीज़ होते हैं उनके अंदर, ओवेरीज़ के अंदर, और जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जिन रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान। जैसे ये साइक्लिकल चेंजेस क्या क्या हैं, जैसे नॉन प्राइमेट्स जो है ना, ये आप याद रखेंगे, नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे गाय, भैंस, काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, इनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरी में, एसेसरी डक्ट्स में, इनको बोला जाता है ईस्ट्रस साइकिल। इनकी जो साइकिल होती है वो होती है ईस्टर साइकिल। वैसे ही प्राइमेट्स एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। समझ पा रहे हो? इनके अंदर क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट साइकिल्स ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर। एक रिप्रोडक्शन का जो मैमल्स जो हैं वो जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं वो केवल फेवरेबल सीजन्स के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये साइकिल्स उनके अंदर उन्हीं पर्टिकुलर सीजन्स में चलती हैं। ओके, सो ये पेज अपना कंप्लीट होता है। अगले पेज पे पढ़ते हैं, पेज नंबर 10 खोल लीजिए। चलिए और देखो,
सो एंड देयर आर फॉर आज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही ये चेंजेस होते हैं, ये साइकिल चलती हैं। तो ये जब जब साइकिल चलेंगे तब तक क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। बहुत सारे ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं और उनको बोला जाता है कंटिन्यूस ब्रीडर, लगातार करते हैं। ओके, दैट वी ऑल ग्रो if we live long enough is something that we recognize, but what is meant by growing old, the end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of the senescence or old age, बुढ़ापा गया। These are concomitant changes in the body like slowing of metabolism slow हो जाती है, immunity कमज़ोर हो जाती है during the last phase of the life span, old age ultimately leads to death। सीधी सी बात है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है जहाँ जिससे आपको बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। 3 फेजेस दीज आर रिप्रोडक्टिव फेज़, उससे पहले जुवेनाइल फेज़ एंड देन सेनेसेंट फेज़। ये केवल हार्मोन्स की वजह से होता है। देखो क्या हुआ, जब जुवेनाइल फेज़ चल रही थी उस टाइम पर गोनेडोट्रॉफिस GnRH नहीं था, और जब GnRH आया तब प्यूबर्टी आई, तब धीरे धीरे हम रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर किए, और फिर उसके बाद में यही चीज़ें, ये अवेलेबिलिटी ऑफ हार्मोन्स का जो फेरबदल है, इसी के कारण क्या होता है कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं इनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, इनके बीच में ट्रांजिशन होता है, हम बोल सकते हैं। ओके, इंट्रैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इंट्रैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, अच्छा हॉर्मोन्स के साथ साथ कई हद तक एनवायरनमेंट भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है, हार्मोन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमें पढ़ने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये हम छोड़ते हैं पार्ट 2 के लिए। इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आएगा NCERT रीडिंग का, उसमें हम अच्छे से करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको देखने में बड़ी बोरियत होगी। सो चलिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से चीज़ों को हाईलाइट करके, स्टिकी नोट्स वगैरह बना के, बहुत ही अट्रैक्टिव बना के अपनी NCERT को पढ़िए। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए, ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।